जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शान, कायर और जिया जब डेमन लॉर्ड से बचकर भाग रहे थे और जब डेमन लॉर्ड्स उन पर जानलेवा हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां ऑस्टिन ग्रिफिन यानी हाउए आ गया था और उसने सभी को बचा लिया था, जिससे सब वापस एग्जॉर्सिज्म पास जा पाए थे। अब तीनों डेमन लॉर्ड आपस में बातें करते हैं और जब एक नया डेमन उनसे पूछता है कि तुमने ऑस्टिन ग्रिफिन को पकड़ा क्यों नहीं, वो दोनों डेमन लॉर्ड याद करते हैं कि कैसे अकेले ऑस्टिन ग्रिफिन ने हम दोनों डेमन लॉर्ड्स को ग्रेविटी प्रेशर में डाल दिया था। नया डेमन लॉर्ड कहता है कि तुम दोनों अगर उसे पकड़ लेते तो फिर हम दोनों गॉड को ये दिखा सकते थे कि हमने ऑस्टिन ग्रिफिन को पकड़ लिया। ये सब सुनकर उन दोनों डेमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने उसे वैसे ही जाने दिया, हम यहाँ जिंदा बैठे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम उसे लड़ता हुआ देखते तो तुम ये बकवास हम दोनों के सामने अभी नहीं कर रहे होते। वो गॉड्स क्राउच है और वो ही हम डेमन्स का अंत है। उसे तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है और उसके खून में इतनी ताकत है कि हम क्या खुद डेमन गॉड भी उसके आगे आने से पहले 2 बार सोचेंगे। एक डेमन लॉर्ड कहता है कि ये बात हमें डेमन गॉड को नहीं बतानी चाहिए और खुद उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए, जिस पर दूसरा डेमन लॉर्ड उसे रोकता है और कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन ने अपनी 90% पावर को यूज कर लिया है और वो भी एग्जॉर्सिज्म पास में अभी छुप रहा होगा। एग्जॉर्सिज्म पास का चीफ अब मर चुका है और उस जगह में अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये सही मौका है उन पर अब अटैक करने का। हम अब ऑस्टिन ग्रिफिन को पकड़ ही लेंगे और फिर उसको डेमन गॉड को भी जब सौंप पाएंगे तो वो हमें और ज्यादा रिवॉर्ड देंगे। वहीं हम हाओ शान को अब देखते हैं जो बेहोशी की हालत में उठता है तो उसे अपने पास कायर दिखती है जो उसके उठने का ही इंतजार कर रही है और अब वहाँ बाकी सभी एल्डर्स भी आते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, अभी तुम ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो। हाओ शान चीफ की पूछता है लेकिन उसे फिर पता चलता है कि चीफ अधमरी हालत में हो गए थे, इसलिए हमने उन्हें एंटी टॉन्गलिंग फर्नेस ट्रीटमेंट दिया है जिससे उनकी मेमोरी और लाइफ चली गई है और उनका शरीर बच्चा बन गया है। ये सुनकर उसको काफी दुख होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीफ अभी भी जिंदा है। लेकिन हाओ शान इसका ब्लेम खुद पर डाल रहा होता है कि अगर वो ताकतवर और होता तो फिर वो चीफ को बचा लेता। ग्रैंडपा उसे ऐसा ना करने को कहकर उसकी तारीफ करते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो चीफ अब तक मर चुके होते। अब हाओ शान उन्हें वो 3 चीजें देता है जो चीफ ने उसे दिए थे। ये 3 चीज देखकर वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं और कमांडर इनको लेने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा रोक देते हैं। वहाँ सभी शॉक है कि चीफ ने हाओ शान को एग्जॉर्सिज्म ऑर्डर क्यों दिया है। हाओ शान कहता है कि उन्होंने मुझे ये ग्रैंडपा को ही देने को कहा था और ग्रैंडपा बताते हैं कि ये एग्जॉर्सिज्म ऑर्डर है और जिसके पास भी ये होता है उसके पास एग्जॉर्सिज्म पास की मिलिट्री का पूरा कंट्रोल आ जाता है। और अब क्योंकि ये तुम्हारे पास है, तुम किसी भी सैनिक को तुम्हें सर्व करने के लिए कोई भी ऑर्डर दे सकते हो। ये सुनकर हाओ शान शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं चाहिए, आप ही इसे संभालो। वो जब इसे दे रहा होता है तो फिर से कमांडर इसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा अब भी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि चीफ ने ये तुम्हें दिया है उसने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। बाकी दोनों चीज जियाए और लिंगजिन है और इनके अंदर डेमन्स की जरूर इंफॉर्मेशन होगी जो उन्होंने कलेक्ट की है, लेकिन ये भी अभी इनक्रिप्ट हुई पड़ी है, यानी इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने कोड की फॉर्म में डाला है और हमें इसको डिक्रिप्ट यानी डिकोड करना होगा। वो गाओ यिंगजी को ये दे देते हैं और कहते हैं कि अब से क्योंकि यहाँ चीफ नहीं है इसलिए इस पूरी जगह का इंचार्ज मैं हूँ और इसलिए मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम पहले इस इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द डिक्रिप्ट करो। अब तीसरी चीज एक स्किल कार्ड है और वो ग्रैंडपा हाओ शान को बताते हैं कि ये हमारी होली फैमिली का एक सीक्रेट है। ये कार्ड तुम्हारी बॉडी में कोई भी स्किल को स्टोर कर सकता है और जब तुम इसे रिलीज करोगे इसमें तुम्हारी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। चीफ ने ये सब तुम्हें दिया है, जरूर वो तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए होंगे। ये सब देखकर कायर की माँ को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अब कहती है कि आपने हमारी शेंग फैमिली की सीक्रेट नॉलेज एक आउटसाइडर को दे दी है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर हाओ शान को भी बुरा लगने लगता है और गुस्से में फिर कायर उसके हाथ से ये सब लेकर अपनी माँ को फेंक कर दे देती है कि हमें कुछ भी तुम्हारी शेंग फैमिली का नहीं चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम शेंग फैमिली से नहीं हो, लेकिन फिर वो अपना गुस्सा शांत करती है और कहती है कि तुम अपने पापा से मिलाओ, लेकिन वो मना कर देती है कि वो मेरे कोई नहीं है जो मैं उनसे मिलने जाऊं। उन दोनों में बहुत गर्म बहस छिड़ जाती है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कायर कहती है कि जब से तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ा था मेरे लिए तुम दोनों मर चुके थे और अब मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर उसकी माँ उसको एक थप्पड़ जड़ देती है
और कायर गुस्से में इतना बुरा बोल देती है कि अगर मैंने ह्यूमैनिटी के लिए अपने सेंसेस को लूज कर दिया तुम्हारी वजह से, तो जिनको तुम मेरा बाप कह रही हो वो तो अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं। मुझे सिर्फ तुमने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और जब भी मैं तुम दोनों के बारे में सोचती हूँ मुझे वो सब पल याद आ जाते हैं जो मैंने अंधकार में बिताए थे। मुझे सिर्फ वही दिन याद आता है जब मुझे तुमने छोड़ दिया था और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए। और जिसको तुम एक आउटसाइडर कह रही हो उसने मुझे उस अंधकार से निकाला है और मेरी जिंदगी में अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ हाउशन है। हाउशन कायर को बाहर ले जाता है और उसे अकेले में उसका मन बहलाने लगता है और अब उसकी माँ को भी समझ आ जाता है कि अब ये उसकी कायर नहीं है और इसकी वजह सिर्फ तुम नहीं हो, ये मेरा ही डिसीजन था उसको इस रास्ते पर चलाने का। हाउशन और कायर अलग दूर है अब और कायर हाउशन को गले से लगाकर फूट फूट कर रो रही है और अब कायर उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक समय पर एक नन्ही लड़की थी और उसकी इन्नेट स्पिरिचुअल पावर 93 पर थी। वो असासिन हॉल में जन्मी एक रीइंकार्नेटेड सेंट थी जिसके भाग्य में ह्यूमैनिटी को बचाना लिखा था। जब मैं आई तो पूरा असासिन हॉल खुश हो गया था और वो नन्ही लड़की भी खुश थी। उसे लगा था कि उसके पापा को उस पर गर्व है इसलिए वो लड़की हमेशा खुश रहती थी। लेकिन फिर अगले ही दिन उस नन्ही लड़की को उसके ही पेरेंट्स ने उसको एक बहुत ही अंधेरी जगह पर फेंक दिया। उन्होंने उस लड़की से कहा और तुम इसी सब के लिए जन्मी हो। वो लड़की उस अंधकार जगह में गिरती है और वो मम्मी पापा चिल्लाते चिल्लाते थक गई। उसका गला फट गया लेकिन फिर भी किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उस अंधेरी जगह में वो बस यही सोचती रही कि उसे ही क्यों सैक्रिफाइस देना पड़ा। वहाँ मेरा कोई रिचुअल किया गया और इसमें उस नन्ही लड़की को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब उस नन्ही लड़की की आंख खुली तो वो टॉरिंग स्पिरिट रोड और टॉरिंग से ब्लेंड हो चुकी थी और उसकी इन्नेट स्पिरिचुअल पावर 100 से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके मॉम और डैड ने उसे फिर से गले लगा लिया। उसके पापा इतने खुश हुए कि उन्होंने सभी से कहा कि ह्यूमैनिटी की होप अब आ चुकी है, लेकिन वो अब नन्ही लड़की कुछ सुन नहीं पा रही थी। टॉरिंग मॉस्लियम फर्नेस जो कि नंबर 1 मॉस्लियम फर्नेस है, उसको लेने से उस नन्ही लड़की के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए और इस साइड इफेक्ट में पहले उसके सुनने की शक्ति चली गई, फिर उसकी पूरी बॉडी में दर्द होने लगा और बेशक वो उस अंधकार से निकल गई थी, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि वो फिर से उस हेल में जाना चाहती थी। और फिर एक दिन लड़की अपने घर को छोड़कर भाग निकली, लेकिन उसके पीछे कई असासिन्स पड़ गए। जब वो भाग रही थी तो एक लड़के ने उसे बचाया और अपनी जान की परवाह ना करते हुए आखिर तक उस लड़की को हर तरीके से जैसे वो बचा सकता था उसने बचाया। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर हाउशन शॉक हो जाता है। तुमको वो बात अभी तक याद है और तुमने मुझे पहचान लिया था जब हम 10 साल बाद पहली बार मिले। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।